दोस्तों, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर का ये वो बाग है जहां पे कई मासूमों ने और कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान छोड़ी। नमस्ते दोस्तों, सुनिए जलियांवाला बाग की कहानी मेरी ज़बानी। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं, तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? दोस्तों, ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कई सालों तक राज किया, अपना राज बनाया, अपनी कॉलोनी बनाई और इसी दौरान हिंदू लोगों पे, हिंदुस्तानियों पे बहुत सारे जुल्म भी ढाए। दोस्तों, आज भी अगर पंजाब के अमृतसर के उस जलियांवाला बाग में आप जाओ तो आज भी वो मालूम पड़ता है कि वहां पे एक वक्त, एक दिन क्या बीती थी, क्या गुजरा था। क्योंकि खून के चीते कहो या हाथों की निशान कहो या गोलियों के निशान कहो, वो सारी चीजें, सारे सबूत आपको आज भी वहां पर मौजूद मिल जाएंगे। अपनी आप बीती सुनाने के लिए वो लोग तो आज मौजूद नहीं है जिन्होंने अपने जानें कुर्बान कर दी, लेकिन इसीलिए केसरी 2 ने इस टॉपिक पर फिल्म बनाई है, केसरी चैप्टर 2, जिसका नाम है। वो जलियांवाला बाग का पूरा किस्सा आपको बताती है और यहाँ मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आपको उस फिल्म की रिव्यू देने की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे पर पहुंचूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम हैं सीधे। तो ये है अक्षय कुमार। जैसे खानों में खान, 30 मार खान, चाहे बच्चन साहब हो, चाहे दिलीप कुमार साहब हो, चाहे गोविंदा साहब हो या कोई भी बड़ा दिग्गज कलाकार क्यों ना रह चुका हो, अक्षय कुमार ने अपनी जो बॉलीवुड में जगह बनाई है वो भी लाजवाब है। शायद ही एक अकेला ऐसा शख्स है जिसकी खानदान में, जिसकी फैमिली में दूर दूर तक किसी का एक्शन और एक्टिंग के साथ कोई संबंध भी नहीं था, फिर भी उसने अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत और हुनर के साथ जो मुकाम हासिल किया, जो आज पूरा हिंदुस्तान और शायद सारी दुनिया उसे पहचानती है। और ये मेरी नज़र में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। ना अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। अक्षय कुमार ने अपना डेब्यूट किया था फिल्म सौगंध से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा तो क्या, थोड़ी सी भी नहीं चल पाई थी, पूरी फ्लॉप थी, या शायद ये कहो कि डिजास्टर के कैटेगरी में आ गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षय कुमार ने अपना करियर की शुरुआत उस फिल्म से की भी, लेकिन कोई खास नाम उस फिल्म से नहीं कमा पाए। ये फिल्म आई थी 1989 में। और आगे जाके उनके कराटे देख के, उनके मार्शल आर्ट्स के मंसूबे देख के फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये आइडिया आया कि शायद एक नया एक्शन हीरो अक्षय कुमार के रूप में जन्म ले सकता है। ज़्यादा लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि अक्षय कुमार का असली नाम है राजीव भाटिया, राजीव हरिओम भाटिया। और अक्षय कुमार उनका नाम पड़ा जब वो खुद एक पिक्चर देख रहे थे, ये अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, तो वहां पे एक हीरो का नाम अक्षय आया था फिल्म में। तो फिर उनको आइडिया आ गया कि राजीव भाटिया बड़े पर्दे पर शायद वो कमाल नहीं दिखा पाएगा ये नाम, जैसे कि अगर मैं अक्षय के नाम से मशहूर हो जाऊं। तो बाद में उसने सोचा कि अक्षय भाटिया भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उसने सिर्फ अक्षय कुमार रख दिया। इसका मतलब ये उनका सिर्फ एक आर्टिस्ट नाम है, ना अक्षय उनका नाम है, ना कुमार उनका नाम है, लेकिन आज सारी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। अक्षय कुमार की बीवी है ट्विंकल खन्ना, जो कि लेट राजेश खन्ना सुपरस्टार की बेटी है। केसरी चैप्टर 2 में विलन का किरदार निभाया है आर माधवन ने, लेकिन मैं ये कहने से बहुत हिचकिचा रहा था कि वो विलन का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म की स्टोरी लाइन जैसी है, ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, ये फुल कोर्ट रूम ड्रामा है। मतलब ये लगभग 80-90% फिल्म कोर्ट रूम के अंदर ही है, मतलब अदालत के अंदर ही होती है जो आपको दिखाया जाता है। और अदालत, जैसे कि हम सब जानते हैं, वहां पे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और एक लॉयर होता है, मतलब एक जो अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये कहना कि हीरो कौन है और विलन कौन है थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ पे अक्षय कुमार का नाम आता है तो वो तो हीरो का रोल निभा ही लेते हैं। हालांकि फिल्म में ये दिखाया गया है कि शुरुआत में वो गलत लोगों का साथ देना चाहते हैं
और इस फिल्म के एक सीन में अनन्या पांडे उनकी आंखें खोलती हैं और उसके अलावा एक सरदार बच्चा भी उसकी अक्षय की आंखें खोलता है, ये बोलकर कि जलियांवाला बाग में जो लोग मारे गए थे वो सारे बेगुनाह थे और आप एक गलत आदमी का केस लेकर गलत आदमी को डिफेंड करके मासूमों को इंसाफ दिलाने के बजाय मासूमों की आत्मा और उनकी सेंटिमेंट्स के साथ और भी खिलवाड़ कर रहे हो। इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया रखा गया है केसरी 2 में। अगर मैं ये बात कहूं तो शायद ज्यादा गलत भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये सोचो कि फिल्म में लगभग एक ही गाना है जो बार बार दोहराया जाता है, लेकिन वो गाना एक मास्टरपीस है, एक ऐसा गाना है जो सारी फिल्म को रेकमेंड करता है, सारी फिल्म को रिप्रेजेंटेट करता है और सारी फिल्म की एक पहचान बन जाता है। शेरा उठ के अपना जलवा दिखा, क्योंकि सारी दुनिया बेताब है तेरी परवास देखने के लिए। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू, कले जे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। ये गाना हर उस सीन में चलाया गया है जहां पे अक्षय की जीत दिखाई जाती है, या तो फिर उस सीन में ऐसा लगता है कि शायद अक्षय का पक्ष यहाँ पे भारी पड़ रहा है और शायद जलियांवाला बाग में जो लोग घायल हुए थे और मरे थे, शायद उनको इंसाफ दिलाने का अब की नौबत अब आ गई है। 2019 में जो केसरी का पार्ट 1 आया था, उसकी स्टोरी इस स्टोरी से बहुत अलग थी। ये स्टोरी बनी है जलियांवाला बाग के ऊपर, वहां पे सच में हुआ क्या था ये दिखाया गया है। जहाँ के केसरी 1 जो थी चैप्टर 1 वो बेस्ड थी सरदारों के ऊपर। जिन्होंने वो मूवी देखी थी उनको पता होगा कि वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर गाना था जो बहुत फेमस हो गया था, बहुत लोगों का चहेता भी बन गया था, जो कि बी प्राक ने गाया है। वो गाना है तेरी मिट्टी, और वो तेरी मिट्टी गाना केसरी 2 में भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में। मतलब एक बार वो गाना बजाया जाता है, मेरे ख्याल से इंटरवल से थोड़ी देर पहले वो गाना था। इंटरवल के सीन में आर माधवन की एंट्री होती है, जहां पे पता चलता है कि अब वो अक्षय कुमार को बराबरी की टक्कर देने वाले हैं। और उस गाने ने, तेरी मिट्टी गाने ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे कि वो गाना है देशभक्ति के ऊपर, जैसे कि वो मैसेज देता है, वो तो लाजवाब है, बहुत बढ़िया है, सब जानते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। लेकिन फिर भी केसरी चैप्टर 2 का जो मेन गाना था, जो कि टाइटल सॉन्ग था, वो है ओ शेरा उठ जरा वाला। शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू, करे जे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू, ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज देखण नू। और मेरे हिसाब से फिल्म की म्यूजिक को दाद देनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में ज्यादा म्यूजिक की जरूरत थी भी नहीं। यहाँ पे कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई जाती और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी मेरी आंखों में। जहाँ के बहुत हिंदी मूवीज ज्यादातर ये गलती कर जाती हैं कि किसी भी मुद्दे में लव स्टोरी बीच में डाली जाती है, जो कि मेरे नज़र में बहुत गलत चीज़ है कि हीरोइन को सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है या तो आइटम सॉन्ग्स के लिए या तो फिर लव स्टोरी निभाने के लिए, ताकि हीरो और भी अच्छा दिख सके। हालांकि इस फिल्म को हीरोइन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अनन्या पांडे ने जो काम किया है वो भी अपने आप में लाजवाब है। एक उसी सीन को ले लो कि स्टेशन पर जब अक्षय कुमार ट्रेन पकड़कर शहर छोड़कर जाना चाहता है और सबकी उम्मीदें अक्षय कुमार पर ही टिकी थी,
क्योंकि वो सबसे बेहतरीन वकील था जो कि प्रोसिक्यूट कर सकता था। वहाँ पे अनन्या पांडे बहुत अच्छे वर्ड्स बोलती है जिससे अक्षय कुमार की आंखें खुल जाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले मुझे लाजवाब लगा, बहुत ही खूब लगा। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे हिंदी फिल्में 2.5 से लेके 3 घंटे तक जाती हैं, आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो बड़े मुद्दे वाली, बड़ी टॉपिक्स वाली फिल्में, स्पेशल फिल्में आती हैं, वो आज भी लगभग 2.5 या 3 घंटे की होती हैं। उसकी वजह ये भी होती है कि उसमें लगभग 4-5 से लेके 6-7 सॉन्ग्स डाले जाते हैं, और वो सॉन्ग्स भी 3 से लेके 6 मिनट तक के बीच में होते ही हैं, जो कि इस फिल्म में नहीं किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी के गानों की इस फिल्म में कोई स्पेस भी नहीं थी, कोई ज़रूरत भी नहीं थी मेरे हिसाब से। कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज़ जो होती हैं वो तो वैसे भी ज़िंदा रहती हैं सिर्फ अपने डायलॉग्स की वजह से, एडिटिंग की वजह से, और ख़ास करके दलीलों की वजह से जो दोनों वकील एक दूसरे को पहुंचाते हैं या देते हैं। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस, और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। गुड लक सर शंकर नायक। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जज का काम कुछ सराहना करने लायक नहीं था, क्योंकि ये उस वक्त की फिल्म है जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था बाकायदा हिंदुस्तान के ऊपर, और वहाँ पे जज का रोल भी एक अंग्रेज़ ही करता है, क्योंकि हिंदू लोगों को या हिंदुस्तानियों को इजाज़त भी नहीं होती कि वो वहाँ पे जज का रोल निभाएं। और ये पता चलता है फिल्म के एक एंडिंग सीन से एक सीन पहले, जब जज एक तरफा फैसला करता है बिना ये सुने कि अक्षय कुमार ने जो दोबारा अपील की होती है केस को दोबारा खोलने के लिए, जलियांवाला बाग के केस को, उसको सुने बिना ही जज अपना फैसला सुना देता है आर माधवन के हक में। लेकिन बाद में यहाँ पे ये पता चलता है कि वो होना अच्छा ही हुआ, क्योंकि वहाँ पे अक्षय कुमार एक बहुत ही अद्भुत आइडिया ले आते हैं, जज को ऐसे उकसाते हैं, ऐसे वर्ड्स बोल के जो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो जज मजबूर हो जाता है कि अक्षय कुमार पर एक कोर्ट मार्शल थोप दे, एक मुकदमा थोप दे, और उस पे अक्षय कुमार फिर अपना नेहले पे दहला फेंकने की नौबत ले लेता है और उसका एडवांटेज उठाकर जीत जाता है। An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है, और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? फिल्म लगभग 120 मिनट की है, मतलब लगभग पूरे 2 घंटे की ही है, और यहाँ पे मैं फिल्म की तारीफ करना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा लंबाई में खींचना भी गलत हो जाता, क्योंकि उसके लिए गाने डालने पड़ते, स्टोरी शायद लव स्टोरी डालनी पड़ती, जो कि यहाँ पे ठीक नहीं होती इस स्टोरी लाइन में, या तो उस फिल्म को छोटा करना भी गलत हो जाता, क्योंकि इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है वो बहुत ही अहम मुद्दा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए वो 90 मिनट में जैसे कि हॉलीवुड की मूवीज बनती हैं भी नहीं हो पाता शायद। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अक्षय कुमार को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, शायद मैंने भी कई बार किया होगा, क्योंकि वो हद से ज़्यादा फिल्में बनाते जाते हैं, हर साल उनकी 4 से 5 फिल्में आ ही जाती हैं, जिनमें से कई ज़्यादा फ्लॉप चली जाती हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते जैसे बाकी के एक्टर्स करते हैं कि साल में 1 या 2 मूवीज़ बनाओ ताकि आपके फैंस को इंतज़ार रहे और आपकी फिल्में और अच्छी कमाई कर सकें। तो इसलिए अक्षय कुमार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि कोई भी रोल ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं पैसों के लिए या किसी और वजह के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि अक्षय कुमार ने जो काम किया है वो शायद एक परफॉर्मेंस नहीं थी, एक एक्टिंग नहीं थी, बल्कि यहाँ पे बड़े पर्दे पर आग लगा दी है, जो कि ज़्यादा एक्टर नहीं कर पाते। और ये रोल ऐसा था जैसे कि हैट पहन के अक्षय कुमार फिल्म में दिखाई देते हैं और गुजरते हैं और सीन्स करते हैं, वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि ये शायद ये रोल उनके लिए ही बना गया है। हालांकि ये फीलिंग मुझे आई थी केसरी 1 देख कर भी, जहाँ के वो सरदार का वो बहुत बड़ी पगड़ी लेके जो आते हैं, वो भी शायद सब एक्टर्स पर सूट नहीं करती, लेकिन अक्षय कुमार के लिए ऐसे लग रहा था कि शायद ये रोल उनके लिए बना गया है, जहाँ के वो सरदार हैं भी नहीं। सीख का रोल अक्षय कुमार ने पहले भी
कई बार किया है, जैसे अगर मैं सिंग इज किंग को याद करूं 2008 वाली, या तो सिंग इज ब्लिंग जो उसके 4 साल बाद आई थी, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षय कुमार ने पूरी तरह से वो सिंग का होना रुतबा शायद ठीक से रिप्रेजेंटेट नहीं किया, शायद उसमें कुछ गलतियां भी हो गई थी। जो अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सिंग इज ब्लिंग करते वक्त उन्होंने ख्याल रखा था कि सिंग इज किंग वाली गलतियां जो सरदार बनने की, सीख बनने की होती हैं, वो ना करें। तो वो फीलिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो अक्षय कुमार सरदार आए भी नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में ये कहना मुश्किल है कि यहाँ की स्टोरी कहाँ पे शुरू होती है, क्योंकि ये स्टोरी बनाई गई है जलियांवाला बाग के उस दिन की जहाँ पे ये हादसा हुआ था, और ये फिल्म होती भी सिर्फ अदालत में है, जो कि उसी दिन के बारे में ही है और सिर्फ उसी दिन के लिए ही बनी है। मतलब ये फिल्म शुरू भी नहीं होती, खत्म भी नहीं होती। ये फिल्म सिर्फ यही मुद्दा उठाती है कि जलियांवाला बाग में जो लोग मारे गए थे वो अंग्रेजों की नजर में आतंकवादी थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेलर पे गौर करके देखो तो अक्षय कुमार ये बोलता है कि 8, 9 या 10 महीने के बच्चे आतंकवादी कैसे हो सकते हैं, उनके हाथ में कौन से बंदूक और कौन से हथियार आपने देख लिए। यहाँ पे वो जनरल डायर जो होता है, जो कि अंग्रेजों का बड़ा होता है, वो मुखिया होता है, वो थोड़ा सुन पड़ जाता है, थोड़ा चुप हो जाता है। वहां पे पता चलता है कि वो कुछ और नहीं कर रहा बल्कि अपनी आपसी दुश्मनी निकालना चाहता था। और ये आर माधवन की जिसने फिल्में देखी हैं उसको शायद इंतजार रहा होगा कि वो ये ऐसा खतरनाक रोल एक प्रोसिक्यूटर का जो कि गलत लोगों का साथ दे रहा है, अंग्रेजों का साथ दिया है, तो वहाँ पे ये रोल कैसे निभाया जाएगा। और वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा माधवन की जो पहले मैंने फिल्में देखी थी, जैसे कि 3 इडियट्स ले लो, या फिर रहना है तेरे दिल में, या फिर अभी हाल ही में जो फिल्म आई थी शैतान, वहाँ जहाँ पे वो अजय देवगन का जीना मुश्किल करते हैं अपनी काली विद्या के साथ, तो ये रोल बिल्कुल ही अलग था और मैं भी बहुत सस्पेंस में था कि ये रोल कैसे निभाएंगे। और मुझे कहना पड़ेगा कि पूरी फिल्म में अक्षय कुमार को उन्होंने मतलब आधी फिल्म में, वो तो इंटरवल की सीन में आते हैं, लेकिन फिर भी आधी फिल्म में मतलब लगभग 1 घंटा 10 मिनट में अक्षय कुमार को फुल बराबर की टक्कर देते हैं। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The Empire is shrinking. मतलब अक्षय कुमार का वहां पे आखिरी पत्ता फिल्म में काम आ जाता है, नहीं तो आर माधवन ने अक्षय को लगभग हरा दिया था। वो सरदार बच्चा जिसकी मैंने शुरुआत में बात की, वो अक्षय कुमार की आंखें ऐसे खोलता है कि अक्षय कुमार को बोलता है कि वो जो लोग वहां पे गए थे जलियांवाला बाग में, वो इतने सारे बेगुनाह लोग और बेकसूर लोग जिन पे ये लांछन लगाया जा रहा है कि वो आतंकवादी रह चुके हैं, वो इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। और डेमोन्स्ट्रेट वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों की राज में बहुत सारे साल उन्होंने बहुत से जुल्म झेल लिए थे, और वहां पे वो अपना हक दिखाने के लिए, अपना हक जताने के लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई जाए, उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए खासकर। और यही बात उनको भारी पड़ गई। मेरी समझ में यहाँ पे ये नहीं आया कि इस फिल्म को इन सीन्स के लिए जो वहां पे दिखाए गए हैं 18+ क्यों नहीं छोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सीन्स दिखाई जाते हैं कि लोगों के जैसे हाथ और पैर कट जाते हैं, जिस्म से अलग हो जाते हैं, तो वो देखना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए भी और शायद सबके लिए भी। सिनेमा हॉल में, थिएटर में ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी कि शायद लोग वो ठीक से नहीं देख पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे सीन फिल्म में है जहाँ पे मैं कहूँगा शायद उसको 16+ कम से कम, या तो फिर 18+ रखना चाहिए था। और ऐसा कहने की मेरी एक वजह और भी है कि ये फिल्म मुझे नहीं लगता कि 16 साल से कम उम्र वाले लोग इस मुद्दे को या इसकी सहनशीलता को या इसकी ज़रूरत को, इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत को ठीक से समझ पाएंगे।
बहुत ही दर्दनाक वाकया उठाया गया है इस फिल्म को बनाने के लिए। जहां केसरी 1 बिल्कुल दूसरी टॉपिक पर बात करती है, तो केसरी 2 ने बिल्कुल अलग मुद्दा उठा लिया है। मतलब वो कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कि एक सीक्वल मानी जाए। इसका नाम तो केसरी ही रखा गया है, केसरी रंग की वजह से, कि जो कि खून का रंग बताया गया है फिल्म में। ये फिल्म सबको देखनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि उस दिन जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर में हुआ क्या था। एक सीन में जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है, अक्षय कुमार एज अ लॉयर पूछता है जनरल डायर से कि आपने जलियांवाला बाग में पब्लिक को हटाने के लिए शूट्स फायर किए थे या फिर कोई वार्निंग दी थी। तो वहां पे डायर बोलता है नहीं दी थी। तो वहां पे उसका पोल खुल जाता है कि उसने बिना वार्निंग दिए ये कैसे समझ लिया कि वो सारे लोग आतंकवादी हैं या डेमोन्स्ट्रेशन पे निकले हैं। एक सीन बहुत ही सैड था जहाँ पे हमें पहले ये लग रहा था कि वो सरदार लड़का उसने आत्महत्या की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद ऐसा हुआ था। मतलब ये फिल्म में दिखाया नहीं जाता, लेकिन एक चिट्ठी के दौरान अक्षय को पता चलता है कि शायद ऐसा हुआ था कि उस लड़के को 3 अंग्रेजों ने मिलकर उसकी नस काटी और उसका कत्ल कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन ये भी था जब वो सरदार लड़का अक्षय कुमार को बोलता है कि मैं हर साल बैसाखी का इंतजार करता था जश्न मनाने के लिए, लेकिन अब बैसाखी मेरे लिए वो नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। मैं यहाँ पर कहूँगा कि अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में हैं उनकी शायद टॉप 4 या टॉप 5 फिल्मों में से एक केसरी 2 हमेशा के लिए रहेगी। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपके आसपास किसी सिनेमा हॉल में चल रही है तो आप ज़रूर जाओ अपनी फैमिली के साथ और ये फिल्म ज़रूर देख कर आओ। डायरेक्शन, एक्शन, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और गाने को देखकर मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म वाकई एक बहुत लाजवाब बनाई गई फिल्म है। इसका टॉपिक भी बहुत लाजवाब है और अक्षय कुमार ने जो परफॉर्मेंस दी है वो तो नेक्स्ट लेवल थी। अनन्या पांडे का रोल छोटा था, लेकिन जो था वो भी बाखूबी निभाया गया था। और आर माधवन ने विलन का किरदार मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। तो इसीलिए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म का डायरेक्शन दिया है करण सिंह त्यागी ने। अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया है लॉयर शंकरन नायर का, जहां पर विपक्ष अंग्रेज वकील का रोल प्ले किया है आर माधवन ने, जिसका नाम था नेविल मैककेनली। जहां पे केसरी 1 की स्टोरी बेस्ड थी 1897 पे, जहां पे जैसा कि मैंने पहले बताया 21 सरदारों ने मिलकर मतलब सरदार और अंग्रेजी आर्मी के सैनिकों ने मिलकर 10,000 अफगानियों के साथ युद्ध लड़ा था। वहां पर केसरी चैप्टर 2 का सिलसिला जो है वो सिर्फ एक ही दिन के बारे में है। मतलब 13 अप्रैल 1919, मतलब 1919 में, मतलब 13 अप्रैल 1919 में, जहां पे जलियांवाला बाग वाला हादसा हुआ था। मैंने जब आज सुबह बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को चेक किया तो पता चला कि आज के दिन तक, मतलब लगभग एक हफ्ते के अंदर, वर्ल्ड वाइड ओवरसीज मार्केट में केसरी चैप्टर 2 ने लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये वो 100 करोड़ हैं जो कि कहा जाए तो 5, 8 या 10 साल पहले अगर कोई फिल्म 100 करोड़ छू जाती थी तो वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाती थी। हालांकि आज वक्त बदल गया है तो 100 करोड़ आज बहुत कम लग रहा है हिट फिल्मों की लिस्ट में अगर देखो तो। अगर 2023 में लिए गदर 2 को आप ले लो या जवान को ले लो या पठान को ले लो तो वो तो 500 से लेकर 1000 करोड़ का आंकड़ा पास करने में सफल रही थी। तो उन्होंने रीडिफाइन कर दिया है बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कह जाने वाली फिल्मों को। जो किरदार हैं और वो कैसे निभाए गए हैं, फिल्म का साउंड ट्रैक, डायरेक्शन, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, सब कुछ अगर मैं देखूं तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये 100 करोड़ आगे जाके 200, 300 या शायद 400 करोड़ के आंकड़े को भी छू सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने केसरी 2 देखी या नहीं, और अगर देखी तो आपको कैसी लगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक अद्भुत और अच्छा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अक्षय कुमार को लेके। अक्षय कुमार को काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वो सुबह को इतनी जल्दी क्यों उठते हैं, रात को इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं, इतनी डिसिप्लिन वाली लाइफ क्यों जीते हैं, और वो इतनी फिल्में क्यों करते हैं। तो अक्षय कुमार ने कहा था कि डिसिप्लिन तो उन्होंने बचपन से ही सीखा है और कभी उसको छोड़ा नहीं था। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल फिल्मों का कि इतनी सारे क्यों करते हैं, इतना काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो चाहें तो अभी आराम से काम छोड़ के आराम से घर बैठ सकते हैं, उन्हें काम करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो काम करना चाहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि वो सोशल मैसेजेस देना चाहते हैं। मतलब आप अगर पिछले सालों में से अक्षय कुमार की कुछ ऐसी फिल्में उठा सकते हो जहां पे वो सोशल मुद्दों पर ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कि
उनके सिवा शायद कोई और एक्टर शायद हिम्मत भी ना करे बनाने की, जैसे कि अगर मैं बात करूं पैडमैन फिल्म की या तो फिर टॉयलेट फिल्म की। और उनके अलावा अक्षय कुमार बहुत माहिर हैं इन फिल्मों में, जैसे कि देशभक्ति के बारे में, जो कि एक देशभक्ति का मैसेज देती हैं, जैसे कि केसरी चैप्टर 2 में तो है ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, कमेंट कर देना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम या टिकटॉक या व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा, या तो यूट्यूब में कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। वरना आपसे मेरी मुलाकात मेरे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय द मूवीज।